नमस्कार साथियों, तारा वर्ड टूर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट तारा। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने ज़िंदगी के अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, जिसमें अमेरिकन कंपनी भी थी, ब्रिटिश कंपनी भी थी। मैंने 2005 से ही मैं बाहर रहा हूँ, विदेशों में रहा हूँ। कई देशों का मैंने यात्राएँ की है, काम किया है, तो मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। तो मैंने पीपीआई में, केबीआर में, डायनाकोप में, अलमको में, इराक में, अफ़गानिस्तान में, दुबई में, कई कंपनियों में, कई देशों में काम किया है। मेरे बहुत से साथी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे भाई एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना पैसा और अपना समय दोनों गंवा देते हैं। तो यही सब ना हो किसी के साथ, इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। और उसमें जैसे मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने कंपनियों में अपना जॉब ढूंढा, कैसे क्या किया, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी हो, केबीआर हुई, आपकी पीपीआई हुई, पीएई हुई, आपका डायनाकोप हुई, वेक्टर्स हुई, इनमें सबसे पहले आपको मेन चीज़ होता है आपका रिज्यूम कैसे तैयार करें। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास इतना टाइम, या उनके एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका बहुत सारा जो आप कुछ भी लिखें उसको वो पढ़ें। तो सबसे पहले ज़रूरी होती है कि किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया सा एक रिज्यूम बनाएं। वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, इतना लंबा भी नहीं हो कि क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बहुत सारे लंबे चौड़े उसको पढ़े और आपके बारे में वो पूरी डिटेल में पढ़ के फिर कोई डिसाइड करे। क्योंकि एक किसी पोजीशन के लिए आज हालत ये है कि किसी एक पोजीशन के लिए कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं। अब सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं तो एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर 100 आदमियों के वो रिज्यूम पढ़े और उसमें से किसी का चयन करे। तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। क्योंकि मैं आईटी से हूँ तो मैं जानता हूँ कि आपके अगर आपने एक उसके लिए अप्लाई किया है, एक पोजीशन के लिए अगर 500 बंदों ने अप्लाई किया है, तो ये होता है ऐसा है कि जैसे आपका रिज्यूम जाता है, आप रिज्यूम अपलोड करते हो तो रिज्यूम आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसमें से आपके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है कि जैसे आप जब भी कोई वैकेंसी देखेंगे तो उसमें मेन वो रिक्वायरमेंट में लिखते हैं कि हमें ये चीज़ों की आपके लिए, आपकी तरफ से ये रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आईटी की मैं बात करूँ, मैं क्योंकि अपने फील्ड की बात आपको करना चाहूँगा, तो वो कहते हैं कि हमारे को सब डेस्कटॉप भी चाहिए, मैं उसका आपको डेस्कटॉप का भी नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको प्रिंटर वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी आपको आना चाहिए, आपको हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल वगैरह करनी है तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको मतलब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो आपको आना चाहिए। तो मेन वो करते हैं कि उसमें देते हैं कि आपको हमारे यहाँ से जो भी आपकी ड्यूटीज़ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उसमें सर्वर 2008 होगा, 2016 होगा या सर्वर 2019 होगा, तो सारी चीज़ें होती है। तो मेरे को ये ध्यान रखना होता है कि जो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, उसको जानिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे उन्होंने लिखा सर्वर 2019, तो मेरे के उस रिज्यूम में सर्वर 2019 होना चाहिए। क्योंकि जब आपका सीवी का सिलेक्शन होता है तो होता यह है कि वो कंप्यूटर से उसका सिलेक्शन होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपके उसमें से की पॉइंट देखता है कि आपने कितने की पॉइंट उसकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैच हो रहा है। अब वो अपने आप, जैसे आपके मान लीजिए 10 पॉइंट या 50 पॉइंट उसमें की पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो आपका सीवी ऑटोमेटिकली एचआर के पास रिव्यू के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से आपका सीवी का सिलेक्शन होता है। और जब आपका सेलेक्ट होके उतने पॉइंट्स उसमें ऑटोमेटिक दिया रखा होता है आपके कंप्यूटर में कि इतने पॉइंट मिलेंगे तो ये एचआर के लिए चला जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक ही आपका डस्टबिन में चला जाता है। तो वहाँ आपका कोई उसको देखता नहीं है। तो सबसे पहले जो
ज़रूरी चीज़ होती है आपका रिज्यूम इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके की पॉइंट्स जो हैं वो उसमें होने चाहिए, ताकि कंप्यूटर जब भी आपका उसको देखे पढ़े, क्योंकि वो कंपेयर करता है, कंप्यूटर मशीन है, वो पढ़ता नहीं है, वो देखता है कि आपने क्या पूछा है, मतलब आपने जॉब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है और बंदे ने रिज्यूम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मैच कर रही है। तो मैच होता है तो एचआर के पास जाता है, उसके बाद में आपका बाकी का आगे का प्रोसीजर होता है, फिर आपको वो कॉल करते हैं, एचआर की तरफ से कॉल आता है, कंपनी की तरफ से कॉल आता है। फिर मेन चीज़ ये होती है कि जैसे बहुत सी बार अपन ये कर देते हैं कि रिज्यूम जो है वो बना दिया, किसी से बनवा लिया, उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दिए कि हमें पता ही नहीं है, उन्होंने डाल दिया, आपने किसी भी वैकेंसी के लिए आपने डाला और उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दिए जो आपको पता ही नहीं है। इंटरव्यूअर क्या करता है, उसे ये तो पता नहीं है कि आप क्या जानते क्या नहीं जानते, आप वो तो वही आपसे यही पूछेगा जो आपने रिज्यूम में डाला। तो ये एक थोड़ी सी सावधानी अपने को रखनी होती है कि अपना जो अपन जो जानते हैं, जो अपन ने किया है, तो वो हम उस रिज्यूम में डालें, ताकि वो इंटरव्यूअर जो भी है, एचआर जो भी है, आपसे जब भी इंटरव्यू ले तो उन्हीं में से लेता है। उसे थोड़ी पता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसे पता आपके रिज्यूम से चलता है। वो रिज्यूम को ही सही मान के चलता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है और वो सारी जानकारी आपके हिसाब से सही है। जब आप किसी से बनवाते हैं और जब अपना रिज्यूम आप किसी से बनवाते हैं और उसने ऐसे ऐसे पॉइंट डाल दिए जो कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करके या उसी प्रोफाइल के किसी और का देख के डाल दिया और वही आपसे इंटरव्यू पूछ लेता है, तो वहाँ आपकी फिर सिलेक्शन होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा रिज्यूम के बारे में। तो रिज्यूम में सबसे पहले चीज़ ये रखें कि एक तो जो भी है आपका रिज्यूम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए आपने वेयर हाउस के लिए किया और आप उसमें डिटेल डाल रहे हैं कि साहब मैं कुक था, मतलब मैंने उसमें डीफेक में काम किया है, यानी डाइनिंग फैसिलिटी में उसमें किया है, तो आपको ज़रूरत तो प्रोफाइल जो पूछ वो रहा है कि आपने वेयर हाउस में काम किया है और आप रिज्यूम बना रहे हैं कि मैंने उसमें डीफेक में काम किया है। तो पहली चीज़ तो ये गलती कभी नहीं करें। दूसरी चीज़ है कि जब आपने रिज्यूम बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट जो उस पोजीशन के लिए रिक्वायर है, उस पोजीशन के लिए पूछे गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन आप उसमें अपने सीवी में करें, ताकि आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। तो दूसरी चीज़ ये करें। तीसरी चीज़, कोई भी अब अगर आप अपना रिज्यूम किसी से बनवाते हैं तो एटलीस्ट उसको 1 या 2 बार खुद पढ़ें, उसकी जानकारी लें कि जो आप चाह रहे थे, जो आपको पता है वही आपने दिया है। अदरवाइज़ होगा ये कि आपसे आपका रिज्यूम देख के जैसे वो पूछेगा, आपसे पूछेगा और आपको क्योंकि पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर सारा जो है आप पूरा बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ फिर आप जाके फेल हो जाते हैं। तो दूसरा चीज़, अपने रिज्यूम को एक अच्छी तरीके से पढ़ लें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आप डालें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रहें। जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ दें कि साहब मैं और मतलब जहाँ तक हो मतलब सही जानकारी दें, कभी भी मतलब झूठ का सहारा नहीं लें। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर इंटरव्यू तक आप पहुँच जाते हैं, इंटरव्यूअर आपको पूछता है तो उसे ये कहें कि साहब मैं फ्रेशर हूँ और इसमें कोई वो नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो उसमें कोई गलती वाली है, कोई ऐसा नहीं है कि अपन ये सोचेंगे यार मैं फ्रेशर हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरव्यू, हर बार ये नहीं होता कि आपका एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी बार क्या होता है कि नए टैलेंट लेने के चक्कर में नए टैलेंट को भी कंपनियां प्रमोट करती हैं, तो आपका एचआर जो है आपसे देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, कितना कर सकते हैं, इसलिए नए उसको भी रिक्रूट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सी बार अपन ये देखते हैं यार इसमें तो इतना एक्सपीरियंस मांग लिया, इतना होना चाहिए, इतना, अब मैं नया हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दें और कोशिश करें कि अपना रिज्यूम बनाएं एक, और रिज्यूम में जो भी आपकी अपने एजुकेशन से जिस फील्ड में जिसका मांगा गया, मान लीजिए आप किसी इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो भी आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या भी जो भी आपने अगर कहीं कोई ट्रेनिंग ली है तो उसके बारे में बताएं कि साहब मैंने यहाँ ये ट्रेनिंग है, उसमें आपने मेंशन करें। और जब अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं तो फिर आप बताएं कि साहब मैं फ्रेशर हूँ, मैंने यहाँ ये किया है और मेरा ये अनुभव है। तो फ्रेशर को भी मौका मिलता है, तो ऐसा नहीं सोचें कि मैं फ्रेशर हूँ तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो
ये रही आपके रिज्यूम की बात। उसके बाद में थोड़ा सा और ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप इसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के एजेंट या सब एजेंट नहीं होते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू भी अगर अप्लाई करते हैं तो एजेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी लें, उसके बैकग्राउंड की जानकारी लें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन और कितने का रजिस्ट्रेशन है, कितने साल से है। बहुत सारे क्या है कि रजिस्टर्ड ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो आपके एजेंट होते हैं वो एजेंट आपके सब एजेंट होते हैं, मतलब एजेंट के भी एजेंट होते हैं। वो ज़्यादातर उनका जो है वो आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं, जैसे दिल्ली में हो गए, मुंबई में हो गए, कलकत्ता में हो गए, आपके अहमदाबाद में हो गए, तो उनसे वो अटैच होते हैं। अब मान लीजिए एक एजेंसी है, एजेंसी से एक उसका एजेंट हुआ, एजेंट ने वो अपनी कोई वैकेंसी निकलती है वो डालती है। अब वैकेंसी को मेन एजेंट से सब एजेंट को ट्रांसफ़र, मतलब मेन एजेंट के नीचे एक एजेंट उसने कोई है, उसने अपने नीचे 4 सब एजेंट कर रखे हैं। तो 4 सब एजेंट जैसे आपका आप तक वो जब वैकेंसी को पहुंचती है तो आप 4 एजेंटों के थ्रू आपकी पहुंचती है। तो अगर एक ही एजेंट भी 10-10 हज़ार रुपये अपनी कमीशन लेता है तो आपके 40,000 रुपये अलग से आपका चार्ज बढ़ जाता है। एजेंसी का चार्ज होता है 20,000, आपको आपके पास आते थे एजेंट आपसे 1 लाख रुपये का डिमांड कर देता है। तो इससे ये बढ़िया है कि जब भी आप कोशिश कीजिए कि या तो आप डायरेक्ट किसी एजेंसी के पास जाइए जो रजिस्टर्ड हो, जो अच्छी पोजीशन है उनके बारे में पढ़िए, थोड़ा स्टडी कीजिए और फिर जाके उसमें अप्लाई कीजिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एजेंसी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाएं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ये तो सबसे बढ़िया है। किसी मित्र या वहाँ से डायरेक्ट कंपनियों के, जैसे मैं बात करूँ कि आपका वेक्टर्स है, वेक्टर्स हो गया, PAE हो गया, KBR हो गया, इनकी खुद की अपनी कैरियर वेबसाइट्स हैं, इनकी खुद की वेबसाइट है। उसमें कैरियर में जाके आप जो भी जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें अप्लाई कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल तैयार कीजिए। प्रोफाइल तैयार करके उसमें आप अच्छा सा अपना बायोडाटा जो है वो बना के उसमें आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक बार आपने अपना बायोडाटा बना दिया तो आप बार बार उसी बायोडाटा को लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। अभी मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा हो गया है और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और इसमें अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी तो बताइएगा। और आप किसी में अभी इसको एक सीरीज़ के उसमें डालूँगा जिसमें अलग अलग कंपनियों में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से वीज़ा लेना है, कैसे आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी मैं एक एक करके हर कंपनी के बारे में बताऊँगा। दूसरा मैं आगे ये प्रयास करूँगा कि मैं इसमें अलग अलग देशों में कहाँ आपका ऑन अराइवल वीज़ा है, कहाँ आपको वीज़ा लेने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो डिटेल में आपको बताऊँगा। तो साथियों, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई ज्ञानवर्धक या कोई जानकारी मिली है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू मेरे वीडियो में आएंगे जिसमें आपको बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नया जो भी वीडियो है उसका अपडेट मिलता रहे। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जिस देश के बारे में या जिस जॉब के बारे में आप अगर जानकारी चाहते हैं उसका मेरे को कमेंट्स में लिखे ताकि मैं उसका आपका जवाब दे सकूं और उस पर वीडियो बना सकूं। तो एक प्रयास है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। थैंक यू। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।